हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है उससे पहले अपन देखते हैं कि प्लांट जो होते हैं जब वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो पार्ट तो वो क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट जो होता है उसको एरियल जो पार्ट होता है या जो एरियल ऑर्गन होते हैं लीफ वगैरह उनसे वो वाटर के वेपर के फॉर्म में लूज कर देते हैं। और ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, लॉस ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल ऑर्गन ऑफ प्लांट। क्या करना है, एब्जॉर्ब वाटर को लॉस करना है, वो भी किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। और कहां से, एरियल ऑर्गन होने चाहिए वो प्लांट के, जैसे लीफ, स्टेम, फ्रूट। वो क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। जनरली हम सब जानते हैं ट्रांसपीरेशन कहां से होता है, लीफ से होता है। अब ट्रांसपीरेशन किस पर्टिकुलर जगह से हो रहा है, इसके बेसिस पे ट्रांसपीरेशन तीन तरीके से होता है। पहला कहलाता है स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, दूसरा कहलाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और तीसरा कहलाता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। जो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होता है वो ही मेजर पोर्शन बनाता है ट्रांसपीरेशन का। करीब 90 to 97% जो ट्रांसपीरेशन होता है वो कहां से होता है, स्टोमेटा से। करीब 3 to 10% क्यूटिकुलर से, और करीब अराउंड 1 और इससे भी कम वो किससे होता है, लेंटिक्यूलर से। पहले ये तीनों टर्म देखते हैं, स्ट्रोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिक्यूलर। देखो, स्ट्रोमेटल का मतलब है लीफ जो होती है उसकी जो अपर और लोअर एपिडर्मिस, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस पे माइन्यूट पोर होते हैं। इसको इस चैप्टर में आगे डिटेल में भी करेंगे। उन पोर को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और उन पोर से वाटर वेपर का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। जबकि क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं प्लांट के एरियल जहां पर एक वैक्स की लेयर होती है, क्यूटिकल, स्पेशली जीरोफाइट प्लांट में। और वो जो वैक्स की लेयर होती है वो वाटर को बाहर निकलने नहीं देती। लेकिन अगर वो कहीं से ब्रेक हो जाए या कहीं पे बहुत ही थिन अमाउंट में प्रेजेंट हो तो वहां से भी वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। इसको क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। और लास्ट होता है, जैसे स्टोमेटा पे स्मॉल पोर होते हैं, ठीक वैसे वैसे पोर यंग स्टेम पे या फिर फ्रूट पे, कुछ फ्रूट पे भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। और उन लेंटिकल से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलना क्या कहलाएगा, लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। तो एकदम सिंपल सा है, ट्रांसपीरेशन कितने तरह के हो जाएंगे, तीन तरीके के। और स्टोमेटा जो लीफ के उससे हो तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, थिन या ब्रोकन क्यूटिकल से हो तो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और जो यंग स्टेम है और जो फ्रूट है उनके ऊपर जो प्रेजेंट पोर होते हैं उनसे हो तो उसे क्या कहेंगे, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो आप ये सब नोट कर लीजिए। चलो अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखो, इसमें वो सारी लेबलिंग समझाई जाएगी जो आगे के टॉपिक में समझने के लिए जरूरी है। तो देखो, एक लीफ की सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। नीचे वाली लेयर को क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी क्यूटिकल होती है, लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी। अब ये क्यूटिकल कुछ कुछ में एब्सेंट भी होती है, लेकिन अपन जनरल स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अपर एपिडर्मिस में पोर होते हैं, उन्हें भी स्टोमेटा कहेंगे। लोअर एपिडर्मिस में पोर होते हैं, उन्हें भी स्टोमेटा कहेंगे। इन स्टोमेटा के चारों तरफ जो सेल है जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करती है उसे कहते हैं गार्ड सेल। वो गार्ड सेल जो होती है वो मोनोकॉट में तो होती है डंबल शेप की, कुछ इस शेप की, और डाइकॉट में होती है बीन शेप की। ठीक है, तो ये भी अपन को याद रखना है। नेक्स्ट अपने है कि इन दोनों लेयर के बीच में जो टिश्यू होता है उसे क्या कहते हैं, मीजोफिल टिश्यू। क्या कहेंगे, मीजोफिल टिश्यू। ये मीजोफिल टिश्यू डाइकॉट में दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पेलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। जबकि मोनोकॉट में ये यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा ही होता है। और ये किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का। इसके सेंटर में जो होता है वेस्कुलर बंडल होता है, जाइलम और फ्लोएम। अब ये जो स्टोमेटा है वो क्या ऊपर वाली एपिडर्मिस में प्रेजेंट है या नीचे वाली में है या दोनों में। इस बेसिस पे लीफ जो होती है वो 3 टाइप की होती है, हाइपोस्टोमेटिक, एम्फीस्टोमेटिक और एपीस्टोमेटिक। जो हाइपोस्टोमेटिक होती है उसमें स्टोमेटा कहां प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। और इसको एप्पल टाइप कहते हैं, एप्पल, ऑरेंज और मोस्ट ऑफ डाइकोट में होती है। ये एक तरह की जनरल एडेप्टेशन है। अगर स्टोमेटा नीचे होंगे तो सनलाइट डायरेक्ट नहीं गिरेगी, जिससे ट्रांसपीरेशन थोड़ा कम होता है। ठीक है, दूसरा है एम्फीस्टोमेटिक। इस पे स्टोमेटा दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, अपर एपिडर्मिस में भी, लोअर एपिडर्मिस में भी।
ये ओट टाइप की होती है, इसमें मेज, ओट, ग्रास और मोस्ट ऑफ मोनोकॉट इसमें आते हैं। नेक्स्ट है एपिस्टोमेटिक, एपी मतलब ऊपर, हाइपो का क्या मतलब होता है नीचे, तो नीचे होंगे स्टोमेटा, एम्फी मतलब दोनों तरफ, दोनों तरफ होंगे, और एपी का क्या मतलब होता है ऊपर, तो इसमें स्टोमेटा सिर्फ ऊपर होंगे। ये थोड़ा स्ट्रेंज है, स्टोमेटा खाली ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं है? तो देखो ये ऐसे प्लांट में होते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, तो फ्लोटिंग प्लांट की नीचे वाली सरफेस वाटर के क्या होती है, टच में होती है, तो वहां स्टोमेटा होने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ऐसे प्लांट में सिर्फ स्टोमेटा कहां होता है, ऊपर वाली सरफेस पे। तो स्टोमेटा प्रेजेंट ओनली अपर सरफेस, इसको क्या कहते हैं, लिली टाइप, और ये जितने भी फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट है उन सब में ये होता है। ठीक है, अगला टॉपिक लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो देखो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा एक पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर है जो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ की एपिडर्मिस पे, और किसमें हेल्प करते हैं, गैस एक्सचेंज। प्राइमरी मोटिव क्या होता है, गैस एक्सचेंज, और पोर की वजह से वो ट्रांसपीरेशन भी करते हैं। एक स्टोमेटा में क्या क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का, फिर भी आप एक बार अच्छे से फोकस कीजिएगा। 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं स्टोमेटा में। बीच में जो पोर होता है जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर, इसको कवर किए हुए 2 सेल होती है, 2 गार्ड होते हैं जो स्टोमेटल पोर को ओपन या क्लोज करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल होती है, और उसके चारों तरफ की सेल को क्या कहते हैं, सब्सिडरी सेल। तो एक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में 3 मेन कंपोनेंट है, स्टोमेटल पोर, सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल। ठीक है, जो अपनी गार्ड सेल है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें जैसे जनरल प्लांट सेल में जो जो चीजें होती है वो सब होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है। एक इंटरेस्टिंग फीचर होता है गार्ड सेल का, गार्ड सेल की जो अंदर वाली जो बाउंड्री, इनर वॉल जो है वो आउटर वॉल के कंपेयर में थिक होती है। आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है, और इनर क्या होती है, थिक। इससे क्या हेल्प होगी, जब गार्ड सेल टर्जिट होगी, फूलेगी, तो जनरली जब वाटर अंदर आता है एंडोऑस्मोसिस से और सेल फूलती है, तो ओवरऑल एक जैसी, हर डायरेक्शन से एक जैसी टर्जिडिटी होती है, मतलब फूलना एक जैसा होता है, यूनिफॉर्म। लेकिन क्योंकि इधर गार्ड सेल की अंदर वाली जो वॉल है वो ज्यादा हार्ड नहीं, सॉरी, ज्यादा थिक होने की वजह से जब टर्जिडिटी आती है तो थिन वाली साइड में ज्यादा टर्जिड हो जाती है और थिक वाली साइड में कम होती है। इस वजह से जो ऐसे गार्ड सेल पहले फ्लैसिड होती है, जब वो टर्जिड स्टेज में आती है तो बाहर की तरफ ज्यादा प्रेशर लगने से ऐसे खुल जाता है और बीच में एक पोर बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर। तो ये फीचर याद रखिए कि गार्ड सेल का जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है और आउटर वॉल कैसी होती है, थिन। तो देखो स्टोमेटा कंसिस्ट 3 स्ट्रक्चर। पहला क्या है, गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसी होती है, बीन शेप होती है या डंबल शेप होती है। ये रेगुलेट करती है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा। इसकी इनर वॉल जो होती है वो थिकर होती है आउटर वॉल के कंपेयर में, और इसकी वजह से गार्ड सेल जब टर्जिट आती है तो ओपन हो जाता है स्टोमेटल पोर, क्योंकि जो बाहर वाली साइड है, जो थिन वाली साइड है, वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है। गार्ड सेल टर्जिड होगी तो स्टोमेटल ओपन होगा, गार्ड सेल फ्लैसिड होगा, स्टोमेटा क्लोज होगा। ये मेन कंसेप्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की। स्टोमेटल पोर कब दिखाई देगा या स्टोमेटा कब ओपन होंगे, जब गार्ड सेल टर्जिट होगी, और गार्ड सेल फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब अपना मोटिव सिर्फ ये रहेगा कि गार्ड सेल टर्जिट कब होती है और फ्लैसिड कब होती है, मतलब वो भी अपन को पता है, एंडोऑस्मोसिस होगा तो टर्जिट होगी, एक्सोऑस्मोसिस होगा तो फ्लैसिड होगी, लेकिन वो प्रोसीजर होगा कैसा वो अपन मैकेनिज्म में देखेंगे। नेक्स्ट अपने स्टोमेटल पोर, जो क्या है, पोर प्रेजेंट बिटवीन गार्ड सेल, वो भी कब, जब उनकी टर्जिट स्टेट हो। और सब्सिडरी सेल क्या होती है, सेल प्रेजेंट अराउंड द गार्ड सेल, जो कि बाकी एपिडर्मल सेल से डिफरेंट होती है, उन्हें सब्सिडरी सेल कहते हैं। ये हेल्प करती है गार्ड सेल की। एक डेटा दे रखा है बुक में कि अराउंड 100 to 60,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने जो टॉपिक रहेगा वो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, पहले आप ये सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टोमेटल मूवमेंट क्या होता है। तो स्टोमेटा का ओपन और स्टोमेटा का क्लोज होना क्या कहलाता है, स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होंगे ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जब गार्ड सेल टर्जिट आएगी तो एंडोऑस्मोसिस होगा, जिससे गार्ड सेल फूल जाएगी और उस वजह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जब गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी, फ्लैसिड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्सोऑस्मोसिस,
और उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो फिर इस मैकेनिज्म में अपन क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि किस कंडीशन पे एंडोऑस्मोसिस होगा और क्यों होगा, और किस कंडीशन पे एक्सोऑस्मोसिस होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो इसके लिए 3 हाइपोथेसिस अपने कोर्स में। जो सबसे पहली है वो है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, और ये किसने दी थी, जेडी सेयर ने। इनके हिसाब से डे टाइम में जब CO2 बनती है, जो CO2 रेस्पिरेशन से बनती है, वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। इससे स्टोमेटा के गार्ड सेल में CO2 की अमाउंट डिक्रीज होती है, और इस डिक्रीज होने की वजह से पीएच बढ़ती है। इसका क्या कारण है, CO2 जो होता है एसिडिक होता है नेचर में, तो अगर CO2 की अमाउंट घटेगी तो पीएच क्या होगी, बढ़ेगी। और इस बढ़ने की वजह से फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब इससे क्या होगा, स्टार्च जो होता है एक तरह का इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और इनसॉल्युबल होने की वजह से वो वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ खास चेंजेस नहीं करता, जबकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट सॉल्युबल होता है। तो जैसे ही वो वाटर में डिसॉल्व होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और बढ़ने से ओपी बढ़ेगा, और ओपी बढ़ने से डीपीडी भी बढ़ेगा। और इस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट के बढ़ने से जो सराउंडिंग सेल है जिसमें कंपैरेटिवली लो डीपीडी है, वहां से वाटर का की तरफ मूव करेगा अंदर की तरफ, किससे, एंडोऑस्मोसिस से, और इससे गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगी, और टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो जब स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है तो डीपीडी बढ़ती है, जिससे एंडोऑस्मोसिस होता है, गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है, और स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन। इसका जस्ट रिवर्स कब होगा, नाइट में। नाइट के समय फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की वजह से जो रेस्पिरेशन में CO2 बनती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और उसके एसिडिक नेचर की वजह से गार्ड सेल की पीएच क्या होगी, कम होने लगेगी। अब ये वाला एंजाइम उल्टा काम करेगा, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, स्टार्च में। क्योंकि स्टार्च इनसॉल्युबल होता है तो डीपीडी डिक्रीज हो जाएगी, और डीपीडी डिक्रीज होने की वजह से एंडोऑस्मोसिस की जगह क्या होने लगेगा, एक्सोऑस्मोसिस। इससे गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है वो किसकी है, स्टीवर्ट की। स्टीवर्ट की हाइपोथेसिस क्या है, स्टीवर्ट ने बोला कि सायरे का कंसेप्ट एकदम सही है, बस उसमें एक प्रॉब्लम है। वो एक प्रॉब्लम क्या है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बनता है वो इतना सॉल्युबल नहीं होता वाटर में कि डीपीडी को उस लेवल तक घटा सके जिससे एंडोऑस्मोसिस होता है। तो उसने कहा कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज इतने सॉल्युबल होते हैं कि ये डीपीडी को उस लेवल तक बढ़ा पाते हैं या उस लेवल तक घटा पाते हैं जिससे डीपीडी का चेंजेज एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस कराता है। क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो वो डीपीडी को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, जिससे एंडोऑस्मोसिस होता है, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिड, और स्टोमेटा ओपन। और इसका रिवर्स होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। अब नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन है वो आपको लर्न रखना है कि सबसे पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने ये बताया कि गार्ड सेल में स्टार्च बनता है। तो किसने बताया था, लॉयड ने। और इस वाली थ्योरी को इसी हिसाब से आपको नोट करना है, इस एडजस्टमेंट के साथ। इसी के साथ इस वीडियो का ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए बच्चों, मस्त रहिए और खूब सारा पढ़िए।